अस्सलाम वालेकुम, रिमशा हेयर। कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एंथ्रेक्स, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एंथ्रेक्स होता क्या है, फिर हम जिसकी वजह से होता है बैसिलस एंथेरेसिस उसे कहते हैं, वो क्या होता है फिर वो देखा था। उसकी शेप देखी थी अंडर माइक्रोस्कोप। फिर हम लोगों ने मोड ऑफ ट्रांसमिशन किया था, यानी कि कैसे ट्रांसफ़र होता है, और इसके 4 तरीके हम लोगों ने देखे थे। अब हम लोगों ने देखना है कि टाइप्स ऑफ एंथ्रेक्स, यानी कि इसकी कितनी टाइप्स हैं जो हमें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसकी मेजर जो है वो 3 टाइप्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, फर्स्ट वन है क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। क्यूटेनियस यानी स्किन से, आपको पता चल ही रहेगा, और एंथ्रेक्स मतलब डिजीज़, ठीक है। तो ऐसी ऐसी डिजीज़ यानी ऐसा एंथ्रेक्स जो कि हमें स्किन के थ्रू हो, ठीक है, हमारी स्किन से हमारी बॉडी में जाए। होना तो एनिमल से है, लेकिन जाएगा कैसे, हमारी बॉडी से, ठीक है, हमारे अंदर जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, ठीक है। अब कल याद करें कि हमने जो उसकी 4 मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़े थे, उसमें से स्किन में से कौन सा ट्रांसफ़र हो रहा था। तो उसमें वो ट्रांसफ़र हो रहा था जैसे हम खेल रहे थे और हमें लग गई ग्राउंड में, और सॉइल के अंदर क्या था, बैसिलस एंथेरेसिस था, ठीक है, याद होगा आपको। तो अगर नहीं आप लोगों ने वीडियो देखी प्रीवियस, तो आप काइंडली वो देख लें, ठीक है। तो उसी सॉइल से वो बैसिलस एंथेरेसिस हमारी बॉडी में चला जाता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, हमें एंथ्रेक्स हो जाता है। तो ये वाला एंथ्रेक्स क्या होगा, क्यूटेनियस, ठीक है। व्हेन अ पर्सन इंगल्फ बैसिलस एंथेरेसिस स्पोर्स इन क्यूटेनियस वे, यानी कि जब हम बैसिलस एंथेरेसिस को अपनी स्किन के थ्रू इंगल्फ कर लें या अंदर ले जाएं, तो वो क्या होता है, वो वाला एंथेरेक्स होता है क्यूटेनियस एंथेरेक्स, ठीक है। इट विल कॉज क्यूटेनियस एंथेरेक्स, सिंपल, ये आपको नाम से ही पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसी डिजीज़ जो हमारी स्किन से हमारी बॉडी के अंदर जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटेनियस, ठीक है। लेकिन अब ये एंथ्रेक्स डिजीज़ है, ठीक है। तो ये एंथ्रेक्स डिजीज़ हमारे अंदर गई है, ठीक है, किसके थ्रू गई है, बैसिलस एंथेरेसिस स्किन से हमारे अंदर चले गए और एंथ्रेक्स कॉज कर दिया। अब स्किन से गए हैं, इसलिए इसको क्यूटेनियस कहेंगे, और एंथ्रेक्स यानी ये डिजीज़ है, ठीक है, बैसिलस एंथेरेसिस की वजह से हुई है, तो इसका नाम क्या है, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, ठीक है। अच्छा, पेनलेस, इसमें आपको दर्द फील नहीं होगा। स्वेलन, यानी कि आपको स्वेल हो जाएगी जो जगह स्पेशली आपको जहाँ पे लगी होगी, ठीक है, वो स्वेल हो जाती है, लेकिन पेन इतना फील नहीं होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हाई फीवर, आपको बहुत ज़्यादा बुखार हो जाएगा। ब्लड कलर चेरी रेड, यानी कि आपका जो ब्लड का कलर है वो नॉर्मल रेड होता है, लेकिन वो चेरी डार्क रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। और 20% जो लोग होते हैं अगर इलाज ना करवाएं तो इससे डेथ भी हो जाती है, यानी कि ये नॉर्मल मतलब ये रेयर थी, मैंने आपको जैसे बताया था, लेकिन सीरियस इन्फेक्शन था। तो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स जो स्किन से हमारी बॉडी में जाता है, तो 20% लोग इससे मर भी जाते हैं, ठीक है। यानी अगर वो इलाज ना करवाएं, मोस्टली लोग होते हैं इग्नोर कर देते हैं, तो इससे डेथ हो जाती है। तो इसलिए अगर कभी आपको ऐसा हो, हाई फीवर हो जाए, अगर आपको ब्लड कलर चेरी रेड हो जाए, ठीक है, तो आप लाजमी चेक करवाएं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम देखते हैं, ठीक है। स्किन पे किस तरह का स्पॉट सा होगा, आप बना नहीं सकते, लेकिन आप स्किन पे शो करवा के कर सकते हैं कि ये जो है क्यूटेनियस एंथ्रेक्स है। ये देखें, इस तरह का डार्क सा स्पॉट जो है आपकी बॉडी पर कहीं पर भी जहाँ पे आपको इन्फेक्शन हुआ शो होगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, जो आपके स्किन के थ्रू हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पल्मोनरी एंथ्रेक्स। अच्छा, पल्मोनरी एंथ्रेक्स के नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि पहले तो हमें स्किन से हुआ था इन्फेक्शन, लेकिन जब हमारे लंग्स इन्फेक्टेड हो जाएंगे ना, तो क्या होगा, ऐसे एंथ्रेक्स को हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी एंथ्रेक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये कब होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम इनहेल कर देते हैं स्पोर्स को। अब इन्वायरमेंट में भी मौजूद है, ठीक है, बैसिलस एंथेरेसिस के स्पोर्स, तो जब हम उनको इनहेल करेंगे तो वो लंग्स में जाएंगे और लंग्स को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो होगा ना एंथ्रेक्स, ये क्या होगा, पल्मोनरी एंथ्रेक्स, ठीक है। व्हेन यू इनहेल बैसिलस एंथेरेसिस स्पोर्स, जब हम इनहेल कर लेते हैं बैसिलस एंथेरेसिस के स्पोर्स को, किधर से, थ्रू इन्वायरमेंट, ठीक है, इट विल कॉज पल्मोनरी एंथ्रेसिस, यानी कि एंथ्रेक्स, सॉरी। तो ये क्या कॉज करेगा, पल्मोनरी एंथ्रेक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, ऑब्वियस है, सिंपल कॉमन सी बात है, ठीक है। 100% डेथ विदाउट ट्रीटमेंट, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, इट्स टू मच डेंजरस देन क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, ठीक है। यानी अगर इसका इलाज नहीं करवाएंगे तो 110% बंदा मर जाएगा। ऑल्सो नोन एज वुलस्टर्स डिजीज़, ठीक है, यानी कि वूल इंडस्ट्रीज़ में भी मोस्टली हो जाती है, यानी कि वूल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वूल का आपको पता ही है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे इसके स्पोर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो मोस्टली जो वो वूल इंडस्ट्रीज़ में लोग काम करते हैं, तो उनको पल्मोनरी एंथ्रेक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। इसके सिम्टम्स है, फीवर है, ठीक है, यानी कि सोर थ्रोट, यानी गला भी इनका हल्का सा ख़राब सा होता है, ठीक है, और बुखार भी होता है इनको, ठीक है, हाइपोक्सिया और हाइपरटेंशन, यानी कि टेंशन सी होती है, इस तरह
नॉर्मल सी कंडीशन नहीं होती, ठीक है। ये देखा जाए तो ओवरऑल जो एंथ्रेक्स डिजीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा स्वेयर है, ठीक है, डेंजरस है। अच्छा, अब हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। अच्छा, ये देखें, एंथ्रेक्स स्पोर्स आर इनहेल्ड, यानी कि हम सांस लेते हैं तो एंथ्रेक्स के जो स्पोर्स हैं बैसिलस एंथेरेसिस के, वो हमारे कहाँ चले जाते हैं, लंग्स में, ठीक है, एंटर हो जाते हैं कहाँ पे, लंग्स में, और कहाँ, एल्वियोलाई में चले जाते हैं, जो कि एयर सैक्स हैं, हवा की थैली हैं, ठीक है, ये एंड पॉइंट है हमारा। अच्छा, वहाँ जाके क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। अच्छा, स्टर्नम और स्पाइनल कॉलम के बीच में ना एक जो है ग्लैंड सिस्टम है, ठीक है, ये क्या करते हैं, स्पोर्स ट्रांसपोर्ट कर देते हैं लिम्फ सिस्टम से उन ग्लैंड्स की तरफ, ठीक है, और वहाँ जाकर ये क्या करते हैं, डेडली जो टॉक्सिन है वो क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से सांस लेना जो है हमें मुश्किल हो जाता है, जो हमारा गला सा ख़राब सा हो जाता है, ठीक है, फीवर वगैरह हो जाता है, और अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो वो इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है, डेथ कॉज हो जाती है। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट आ जाती है इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जब हमारे इंटेस्टाइन जो है वो डैमेज हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा, और वो किस केस में होता है, जब हम कुछ खाते हैं। पहला वाला जो हमने पढ़ा जब हम स्किन से होगा, सेकंड वाला हम लोगों ने पढ़ा जब हम इनहेल करते हैं स्पोर्स को, एंड थर्ड वन इज जब हम कुछ खाएंगे, ठीक है, ईट करेंगे। तो ऐसा खाना जो कुक ना हुआ हो अच्छे से, यानी कि एक इन्फेक्टेड एनिमल था, ठीक है, अब कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल हो गया, हम उसे खाने लगे हैं बगैर अच्छे से कुक किए, तो उसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो तो ज़िंदा ही हैं, ठीक है, तो हम उनको खाएंगे जैसे एनिमल को, तो वो स्पोर्स हमारी बॉडी में चले जाएंगे। हमारी बॉडी में जाने से क्या होगा, वो हमारे इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर देंगे। इसको क्या कहेंगे, इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। नाम से ही या मतलब आपको समझ आ जाएगी, बहुत आसान सा ही टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, इसके सिम्टम्स हैं ब्लडी डायरिया हो जाता है आपको, ठीक है, और एब्डोमिनल पेन, आपके बेली में पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसकी कॉमन सी जो हैं वो सिम्टम्स हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी ओवरऑल डायग्राम देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्यूटेनियस के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप सिंपल जो है स्किन की तरफ एरो करके आप बता सकते हैं कि यहाँ से होने वाला एंथ्रेक्स जो है वो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इंटेस्टाइन इन्फेक्ट होगा, इंटेस्टाइन आपने फुल पहले बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। जब इंटेस्टाइन इन्फेक्ट होगा तो वो कौन सा होगा, इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स होगा, और जब लंग्स इन्फेक्टेड होंगे इनहेलेशन प्रोसेस के थ्रू, तो तब क्या होगा, पल्मोनरी एंथ्रेक्स, ठीक है। ये 3 स्टेप्स आप सिंपल एंड पे डायग्राम से भी और सेपरेटली भी बता सकते हैं, लेकिन बेसिक डायग्राम अब आ रही है, यानी कि जो डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन थी ये काफ़ी लेंथी है, लेकिन समझने वाली है, डिफ़िकल्ट भी है, एक बार समझ लेंगे आ जाएगी आपको। अच्छा, सबसे पहले हम करेंगे इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, उसके बाद डायग्राम पे चलेंगे, क्योंकि डायग्राम जो है वो थोड़ी सी टफ है, आप लोगों को समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। तो पहले ग्राफिकल देख लेते हैं पॉइंट्स में, कि पॉइंट्स में लिखा क्या हुआ है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन कंटेन रिसेप्टर्स, यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर लेयर होती है, तो उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हर रिसेप्टर के ऊपर 2 फैक्टर मौजूद होते हैं, एक एडिमा फैक्टर होता है और एक लीथल फैक्टर होता है, यानी कि ई फैक्टर और एल फैक्टर, ठीक है। तो अब ये हम इसका फंक्शन बाद में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो प्रोटेक्टिव एजेंट होता है ना, वो जैसे ही आके अटैच होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ, तो हमारे एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होते ये क्या करेंगे, इनका फंक्शन है एंडोसाइटोसिस का, ठीक है। जैसे ही बैक्टीरिया का प्रोटेक्टिव एजेंट आया हमारी सेल मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर है उसके साथ अटैच हुआ, बाइंड हो गया, तो एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर एक्टिव हो गए। फिर इन्होंने क्या करना है, अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस यानी कि सेल के अंदर चले जाना, ठीक है। अच्छा, एंडोसाइटोसिस में क्या होगा, ये दोनों खुद तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन साथ एंटीजन भी जाएगा, ठीक है, यानी लीथल फैक्टर और एडिमा फैक्टर दोनों ही एंडोसाइटोसिस के थ्रू पहले आउटसाइड थे बॉडी के, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट थे, अब वो बॉडी के अंदर चले जाएंगे, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएंगे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जो ही साइटोप्लाज्म में ये जाएंगे क्या करेंगे कि दोनों के दोनों जो है वो एक किसके ऊपर प्रेजेंट थे, रिसेप्टर के ऊपर प्रेजेंट थे, लेकिन वहाँ से क्या होगा, ये रिलीज़ हो जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में जाते ही कि अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। अब इनके बेसिक फंक्शन क्या है कि एडिमा फैक्टर जो है ये इंक्रीज़ कर देगा CAMP। CAMP क्या है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि एडिमा फैक्टर जैसे ही साइटोप्लाज्म में जाएगा ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की अमाउंट को इंक्रीज़ कर देगा, और इसके इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगी मिनरल होम्योस्टेसिस में, यानी कि हमारी जो बॉडी वो होम्योस्टेसिस पर ही मेंटेन है, यानी कि टेम्परेचर मतलब बाहर से हमारे अंदर जो है हर चीज़ एक मेंटेनेंस लेवल है, ठीक है, मिनरल्स का भी, वाटर का भी, हर चीज़ का। तो वही मिनरल्स का जो होम्योस्टेसिस लेवल है वही डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके डिस्टर्ब होने से क्या होगा, हमें एडिमा हो जाएगा। अब एडिमा क्यों हुआ, एडिमा फैक्टर की वजह से,
वो क्या हुआ, एंडोसाइटोसिस के थ्रू हमारी बॉडी में आया, ठीक है। आते साथ ही उसने CAMP की अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया और उसने क्या किया, मिनरल होम्योस्टेसिस में डिस्टर्बेंस कॉज कर दी और फिर हमें एडिमा हो गया। सेम एज अब लीथल फंक्शन लीथल फैक्टर वो कैसे पीछे रह सकता है। लीथल फैक्टर क्या करेगा, वो भी साइटोप्लाज्म में रिलीज होगा, वो आते साथ किसकी अमाउंट को डिक्रीज कर देगा। अच्छा, एडिमा फैक्टर ने इंक्रीज किया था, इसने क्या करना है, डिक्रीज कर देना है, ठीक है। ये डिक्रीज कैसे क्या करेगा, माइटोजिन एसोसिएटेड प्रोटीन काइनेज MAPKS, ठीक है, माइटोजिन एसोसिएटेड प्रोटीन काइनेज, इसकी अमाउंट को डिक्रीज कर देगा। अच्छा, इसके डिक्रीज़ होने से क्या होगा, सेल डिफ्रेंसिएशन ही नहीं कर सकेगी हमारी बॉडी, यानी कि सेल में डिफरेंस ही नहीं कर सकेगी कि बाहर का कौन सा सेल है, अंदर का कौन सा सेल है, यानी हमें कौन सा हमारे लिए हमें जो है नुकसान पहुंचा सकता है, कौन सा बेनिफिशियल है, कुछ नहीं उसको पता चलेगा, जिसकी वजह से सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। और सेल की डेथ होने से जो ब्लड वेजल्स हैं वो डैमेज होंगी और हमारा ब्लड चेरी रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल रेड से चेरी रेड हो जाएगा, जैसे आपको पता ही है, मैंने पहले बताया, ठीक है, सिम्टम्स में। तो हुआ क्या, सिंपल, ऊपर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या थे, रिसेप्टर मौजूद थे, उसके साथ आके जी बैक्टीरिया प्रोटेक्टिव एजेंट आगे अटैच हो गया। उसके अटैच होते ही उस रिसेप्टर के साइड पे 2 फैक्टर थे, एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर, वो दोनों क्या हो गए, एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के अंदर चले गए, ठीक है, बॉडी में। वहाँ जाते ही साइटोप्लाज्म में वो दोनों रिलीज़ हो गए, रिलीज़ होते ही दोनों ने अपने अपने फंक्शन परफॉर्म किए। जो लीथल फैक्टर है उसने MAPKS को डिक्रीज़ कर दिया और जो एडिमा फैक्टर है उसने CAMP को इंक्रीज़ कर दिया। इसके डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होने से सेल डिफ्रेंसिएशन भी कम हो जाएगी और मिनरल होम्योस्टेसिस भी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से एडिमा हो जाएगा, सेल्स की डेथ हो जाएगी, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएंगे और ब्लड जो है चेरी रेड कलर का हो जाएगा। ये था सारा प्रोसीजर, ठीक है। अब चलते हैं किस पे, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन पे। अच्छा, ये देखें, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, आपको पता ही है इसका, ये तो आप लोगों को सेकेंड ईयर से पता है इसका, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ये मार्कर से जो मैंने बनाई, जो जूम करके नज़र आ रहा है आपको, ये मार्कर से क्या है, ये हमारे रिसेप्टर्स मौजूद हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर है, ठीक है। एक साइड पे इसके एडिमा फैक्टर बनाया हुआ है मैंने, एक साइड पे इसके लीथल फैक्टर बनाया है। अब रेड कलर वाला क्या है, प्रोटेक्टिव एजेंट आके बैक्टीरिया का अटैच हो गया। यहाँ से समझ आ गई आपको। जैसे ही वो आकर अटैच हुआ तो क्या, इन्होंने एंडोसाइटोसिस कर ली। एंडोसाइटोसिस करने के बाद क्या होगा कि ये देखें, नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। अच्छा, एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर क्या हो गए, साइटोप्लाज्म में आ गए। लीथल फैक्टर ने क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया, किसको डिक्रीज़ कर दिया, माइटोजिन एसोसिएटेड प्रोटीन काइनेज को, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि सेल डिफ्रेंसिएशन ही कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से सेल्स डेथ हो जाएगी उनकी, और जिसकी वजह से हमारा ब्लड चेरी रेड कलर का हो जाएगा, ब्लड वेसल्स की डेथ की वजह से। अदर साइड पे क्या होगा कि जो एडिमा फैक्टर है वो रिलीज़ होते ही क्या करेगा, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से मिनरल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर है जिसकी वजह से हमें एडिमा हो जाएगा और हमारा ब्लड चेरी रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये इसकी ओवरऑल डायग्राम है, आप सेम ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। और अब आपको पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा फिर भी अगर किसी को पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो वो मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में बता दे, ताकि मैं उसको अगेन समझा दूँ, ठीक है। अच्छा, आज का टॉपिक इतना ही था, काफ़ी लेंथी था, लेकिन यह है कि इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, डायग्राम जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बाकी तो बहुत ईजी है। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें, ठीक है। जीमेल और नंबर मेरा मेंशन होता है। बाकी अपने ये जो लेक्चर्स होते हैं अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर किया करें। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।